दूसरे केस के ऊपर जिसमें अनप्लैंड आइडल टाइम का हमें सामना करना पड़े। प्लैंड आइडल टाइम, अनप्लैंड आइडल टाइम का डिफरेंस मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डिस्कशन के दौरान समझा चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का डाटा देते हुए आपको एग्जामिनर आइडल टाइम का जिक्र कर दे, स्टैंडर्ड कॉस्ट के डाटा में आइडल टाइम का जिक्र है, तो इसका मतलब आइडल टाइम प्लैंड है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन में आइडल टाइम का जिक्र ना हो, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट का डाटा देते हुए वहां पे बताया जाए कि आइडल टाइम भी आ गया था, तो इसका मतलब दैट वाज अनप्लैंड, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो हम पहले डील करने जा रहे हैं आइडल टाइम जो अनप्लैंड आया। अब अनप्लैंड आइडल टाइम की सिचुएशन क्या होती है कि आपने लेबर को स्टैंडर्ड कॉस्ट दी, लेबर से कहा जी काम शुरू करो, प्रोडक्शन शुरू करो। लेबर प्रोडक्शन करती जा रही है, लेकिन ड्यू टू वन रीजन और मोर प्रोडक्शन स्टॉपेजेस आए। पॉसिबल रीजन हो सकती हैं स्टॉक आउट हो जाना, रॉ मटेरियल स्टॉक आउट हो गए, प्रोडक्शन रुक गई। पॉसिबल रीजन हो सकती है प्लांट का ब्रेकडाउन, पॉसिबल रीजन हो सकती है पावर का फेलियर। प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, टाइमली रिपेयर नहीं हुआ था, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, टाइम लग गया, लेबर को 2 घंटे वेट करना पड़ा। पावर ब्रेकडाउन आया, जनरेटर तैयार नहीं था, पेट्रोल डीजल खत्म था उसमें, डीजल रेंज करने में 2 घंटे लगे, ब्रेकडाउन आ गया, लेबर आइडल बैठी रही। तो हम इसको कहेंगे ये अनप्लैंड आइडल टाइम था, जो किसी और डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन रुकी और लेबर फारिग बैठी रही और लेबर को हमें तनख्वाह देनी पड़ी। अब जब लेबर फारिग बैठी रही है किसी और डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से, और हम नोट कर रहे हैं कि एक्चुअल आवर्स पेड कुछ और हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड कुछ और हैं, ऐसा ही हो ना आइडल टाइम में कि तनख्वाह दी एक दिन में 10 घंटे की, वर्कर ने काम किया उस दिन 8 घंटे। तो पॉइंट जो यहां पे आता है कि जब लेबर का आइडल टाइम आ जाए और हम लेबर के पेड आवर के ऊपर उसका एफिशिएंसी वेरियंस मेजर करेंगे, तो ये अनफेयर हो जाएगा कि हम वर्कर के कहेंगे तुमने भी दिन में 10 घंटे लगा के यूनिट बनाए हैं, वो कहेगा भी मैंने 10 घंटे कहां लगाए, 2 घंटे तो मैं फारिग बैठा रहा हूं, उनको तो ना गिनो। विच इज फेयर कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए जो लेबर का आइडल टाइम है वो एफिशिएंसी वेरिएंस में शामिल नहीं होना चाहिए। वो आइडल टाइम लेबर ने टाइम जाया नहीं किया, वो किसी और डिपार्टमेंट ने टाइम जाया किया। तो अगर मैं लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस में वो 2 घंटे शामिल कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लेबर को 2 घंटे का जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। जबकि अगर स्टॉक आउट होने की वजह से लेबर फारिग बैठी रही है, तो उसका जिम्मेदार या प्रोक्योरमेंट वाले हैं या स्टोर वाला है, या स्टोर ने टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी या प्रोक्योरमेंट ने टाइम पे ऑर्डर नहीं भेजा आगे। वर्कर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसी तरह अगर प्लांट ब्रेकडाउन की वजह से वर्कर फारिग बैठा रहा है, तो इसमें कसूर मेंटेनेंस वालों का है, उन्होंने टाइमली मेंटेनेंस नहीं की, प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, वर्कर का कोई कसूर नहीं। तो जनाब यहां से फिर नीड अराइज होती है कि फिर हमें एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। वर्कर को हमने जो तनख्वाह दी है और जो काम किया है, इनका डिफरेंस आइडल टाइम कहलाता है। आइडल टाइम वेरिएंस हम अलहदा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर वर्क्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। दिस विल ऑलवेज बी एडवर्स, क्योंकि अनप्लैंड था ना, हमने तो सोचा नहीं था आइडल टाइम आएगा, और अगर आ गया तो कंपनी के नुकसान की बात है। क्यों आया भाई, किस वजह से आया? प्रोक्योरमेंट स्टॉक आउट करवा गई हमें। किस वजह से आया? प्लांट ब्रेकडाउन, पावर ब्रेकडाउन हुआ, जनरेटर की मेंटेनेंस नहीं की गई थी, वट एवर द रीजन वाज। आइडल टाइम वेरिएंस इज आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आवर्स पेड और आवर्स वर्क का डिफरेंस आइडल टाइम होता है ना, तो ये बेसिकली आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आपका आइडल टाइम वेरिएंस है, एंड इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस हम आवर्स वर्क की बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। पिछले सेट में हमें पेड और वर्क को फर्क नहीं करना पड़ा था, क्योंकि आइडल टाइम था ही, तो वहां पे एक्चुअल आवर्स की बात करते थे हम। लेकिन यहां पे अब हमें एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर पेड में फर्क करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस को आइडल टाइम वेरिएंस में ले जाओ, और एफिशिएंसी वेरिएंस का नाम थोड़ा सा हम बदल देते हैं, ना भी बदलो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक कह लो डिफरेंशिएट करने के लिए अक्सर किताबों में इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लिख दिया जाता है, बट अदरवाइज दिस इज एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये आइडल टाइम वेरिएंस है। इसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कह दिया जाता है जब आइडल टाइम साथ कैलकुलेशन शामिल हो जाए, ना भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जनाब हमने कहा जी अब हम स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में, लेकिन अब हम एक्चुअल आवर्स वर्क यहां पे लेंगे क्योंकि वर्कर की एफिशिएंसी तो इस पे गेज होनी चाहिए, वर्कर की एफिशिएंसी इन आवर्स पे मेजर नहीं होनी चाहिए। तो जनाब ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस का मामला है। और रेट वेरिएंस हम पेड पे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि रेट वेरिएंस किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है? एचआर। एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आवर्स हायर्ड, टोटल जितने आवर्स हायर किए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर पे है। तो एचआर का जो वेरिएंस है रेट वेरिएंस वो आवर्स पेड पे मेजर किया जाएगा क्योंकि एचआर का काम आवर्स हायर करना है, काम हो या ना हो ये इसका काम नहीं है। इससे तो बंदे हायर करके टीम के हवाले कर देनी है, टीम उनसे काम करवा पाए या ना करवा पाए उसमें एचआर का रोल नहीं है, ठीक है। तो एचआर की परफॉर्मेंस आवर्स हायर्ड के ऊपर जो टोटल पेड आवर्स उन पर मेजर की जाती है। सो एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच वी इनकर्ड, आवर्स पेड पे मेजर होगी। रेट वेरिएंस, रेट का डिफरेंस आवर्स पेड से मल्टीप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस आवर्स का डिफरेंस लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और आइडल टाइम वेरिएंस आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस के 1 2 3 हिस्से होते हैं इस केस में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस केस में 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है जब आइडल टाइम आ जाए अनप्लैंड वाला। तो इसकी हमारे पास 2 एक्टिविटीज हैं, इनको परफॉर्म करते हैं। इलस्ट्रेशन 8, फार्मूलाज आपके सामने रहने चाहिए, इन फार्मूलाज को सामने रख के हम अप्लाई करेंगे इलस्ट्रेशन 8 पे। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड सब एनालाइज इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। ये 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं जी। डाटा क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर जे लिमिटेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ऑफ 1 यूनिट, लेबर कॉस्ट 2 आवर्स 50 रुपीज पर आवर और ये 100 रुपीज पर यूनिट बन गए। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स पेड 1600 घंटे, एक्चुअल आवर्स वर्कड 1400 घंटे, एक्चुअल वेजेस फॉर 1600 घंटे एट द रेट ऑफ 55 रुपए के हिसाब से पे की गई। लीजिए जी, हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं और उसके फिर 3 हिस्से करने हैं, रेट, एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। तो मेरे पास यहीं पे जगह अवेलेबल है, अगर मैं इसी को यूज करूं। सबसे पहले मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहां पे मेजर करूं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखिएगा जरा, ये है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये है हमारी एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 100 इंटू 1000, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगी। और इसका डिफरेंस लेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट से, तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है भाई 1600 घंटे इंटू 55। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी है 100,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 88,000। सो वेरिएंस आया हमारा 12,000। इज इट फेवरेबल और एडवर्स? दिस इज फेवरेबल वेरिएंस क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है। एक्चुअल कॉस्ट कम, फेवरेबल वेरिएंस। अब हम इसकी बाइफर्केशन करते हैं जिसमें पहले हम रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। रेट वेरिएंस में हमें एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस लेना है। ये है जी हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर और ये है हमारे पास एक्चुअल रेट पर आवर। तो हम लेंगे एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स पेड से, एक्चुअल आवर्स पेड से 1600। तो जनाब वेरिएंस कितना आया 8000। फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स, क्योंकि हमने एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा पे कर दिया। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। इसके बाद हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कह लीजिए या एफिशिएंसी कह लीजिए, एक ही बात है। एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड 1400 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट और ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 2 घंटे पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट बनाने में 2000 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट 50। तो वेरिएंस कितना आया
30,000 फेवरेबल एडवर्स? ये एक्चुअल आवर्स हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। एक्चुअल आवर्स हमारे स्टैंडर्ड से कम लगे। हमारा स्टैंडर्ड कार था 2000 घंटे में यूनिट बनने चाहिए, हमने 1400 घंटों में बना लिए, हमने कम टाइम में प्रोडक्शन की है, सो एफिशिएंसी वेरिएंस इज फेवरेबल। और आखिरी हिस्सा इसका आइडल टाइम वेरिएंस, विच इज आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड। ये हमारा आइडल टाइम आ जाता है इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारा आइडल टाइम वेरिएंस आता है। दिस इज ऑलवेज एडवर्स, इसमें हमने सोचना ही नहीं है भाई कितना आ रहा है 10,000 एंड दिस इज एडवर्स। अब आप यहां से मैच करना चाहो तो कर सकते हो, इन तीन का सम आपका इससे मिलना चाहिए। चेक कर लीजिए जी। लेबर टोटल कॉस्ट वेरिएंस और उसकी बाइफर्केशन इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आखिरी कौन सा था, आइडल टाइम। जी एनी क्वेश्चन? फार्मूलाज, जब वेरिएंसेस के सवाल करो फार्मूलाज की किताब अपने सामने खोल के रखो, फार्मूलाज को पढ़ो और उसके मुताबिक एक एक वैल्यू फीड करके चलिए, कॉन्सेप्चुअली भी समझिए और कैलकुलेशन को फार्मूलाज के मुताबिक हल करने की आदत डालिए। इस तरह आपको फार्मूलाज भी बार बार देखने से याद होते जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है वेरिएंसेस के एनालिसिस में परफॉर्म करने के लिए, कि फार्मूलाज को अच्छी तरह आपने मेमोराइज किया हो समझ के। और उसमें मैं बताता जा रहा हूं, मेमोराइज आपने करने हैं एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, जिस तरह मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट रिमेंबर रेट का डिफरेंस लेना है, यू मस्ट रिमेंबर आवर्स का डिफरेंस लेना है। ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 9 क्लास एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए। सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करें, उसकी बाइफर्केशन इनटू रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। Idle time variance, I repeat again, it will always be adverse in this case because idle time variance was never planned. हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और अगर आ गया तो कंपनी का नुकसान हुआ है।
जी जनाब, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? 277, फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। और रेट वेरिएंस 2363, फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी 2640, फेवरेबल। एंड आइडल टाइम 2160, एडवर्स। और यहाँ से टोटल लेके मैच कर लीजिएगा भाई, इन तीन का सम 277 फेवरेबल आना चाहिए। हो गया मैच? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस गलत आ रहा है? कितना आंसर है? 4800 है। 4800 फेवरेबल। जी बेटा देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछिए। जी एनी क्वेश्चन? हाँ जी जनाब, हो गया जी काम? गुड। तो ये तो जी बड़े, खैर सारे वेरिएंसेस का टॉपिक ओवरऑल ये आसान ही रहता है, तो ये तो उसमें आसान में भी आसान तरीन वाले थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो थर्ड सेट है वेरिएंसेस का लेबर के, उसकी तरफ, जिसमें प्लान्ड आइडल टाइम आता है। मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट करते हुए ही ये सोचा था कि आपका कुछ आइडल टाइम आएगा, काम तो वही है। आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के 3 हिस्से करने हैं, लेबर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम। लेकिन यहां पे अब जो पॉइंट पहला आता है कि यहां पे आइडल टाइम प्लान्ड था, तो आइडल टाइम अगर आपका एक्चुअल प्लान से ज्यादा हो गया तो एडवर्स होगा, और प्लान से कम हो गया तो फेवरेबल हो जाएगा। पीछे तो आइडल टाइम प्लान्ड ही नहीं था, तो आना एडवर्स था। लेकिन यहां पे हमने सोचा था आइडल टाइम आएगा, तो अब हमारा ख्याल था आइडल टाइम आएगा, हमारा नुकसान कुछ होगा, लेकिन नुकसान प्लान से कम हो जाना फेवरेबल है। हम इस चीज को समझते हैं, पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। तो इसमें एक्सेस आइडल टाइम में हमें फेवरेबल रिवर्स दोनों मिल सकते हैं। रेट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस पहले देख लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसमें तो कोई मसला नहीं है। रेट वेरिएंस सेम फार्मूला, रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सेम फार्मूला। अच्छा यहां पे बस एक फर्क रखना है कि चूंकि हम एक्चुअल आवर्स वर्क लेते हैं तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स लेने हैं, क्योंकि आपको कहा ना कि प्लानिंग में ही आइडल टाइम शामिल है कि भाई इतने टाइम की तनख्वाह देंगे, इतना काम होगा, इतना आइडल जाएगा। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम इस तरह दिया जाएगा कि भाई इतनी घंटे काम होगा और इतने घंटे आइडल टाइम जाया करेगा, तो वर्किंग आवर्स और आइडल टाइम आवर्स हमें स्टैंडर्ड में बताए जाएंगे। तो हमने ख्याल रखने हैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए जब हम एक्चुअल आवर्स वर्क ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स भी हमने वर्किंग लेने हैं। यहां पे थोड़ा सा आप कह लीजिए कि ये W यहां पे ऐड कर दिया गया इस फार्मूला में, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं लिखा गया, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर लिख दिया गया। और एक्सेस आइडल टाइम कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम का डिफरेंस, कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आइडल टाइम कितना आना चाहिए था, एक्चुअल आइडल टाइम कितना आया।
उसका डिफरेंस लेके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करें। अगर एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो एडवर्स, और अगर एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से कम है तो फेवरेबल। लॉजिकल फैसला आगे। ठीक है जी, ये हमारे सेट ऑफ फार्मूलाज हैं जो कि बार बार देखते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरली लेबर के वेरिएंसेस पे बात की थी। लेबर मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग उनको डिस्कस किया था, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट सिचुएशन में। दो पॉसिबल पॉलिसीज हो सकती हैं, प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड किया जाए और प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ यूजेज रिकॉर्ड किया जाए। उसके हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग को डिस्कस किया था। लेबर वेरिएंसेस में दो सिनेरियोज के हमने फार्मूलाज डिस्कस करके उनकी इलस्ट्रेशन भी देख ली थी, विदाउट आइडल टाइम, विद अनप्लैंड आइडल टाइम एंड प्लैंड आइडल टाइम के साथ हमने फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। इनकी इलस्ट्रेशन हमने आज देखनी है। लेकिन इससे पहले, आगे चलने से पहले, प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। वेरिएंसेस, मटेरियल के वेरिएंसेस हमने डिस्कस कर लिए, बेसिक लेवल के। लेबर वेरिएंसेस फार्मूलाज के हमने तीनों से डिस्कस कर लिए हैं। एग्जांपल्स हमें इसकी अभी देखनी है। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एक्सेस आइडल टाइम में मैंने आपको एलैबोरेट किया था कि जब हम यहां पे थे ना इस सेट में, तो इसमें आइडल टाइम प्लान्ड ही नहीं था। मतलब आइडल टाइम आना ही गलत बात है। इसलिए हमने कहा था कि भाई ये आइडल टाइम आएगा तो ये एडवर्स वेरिएंस ही होता है, क्योंकि इधर देयर वाज नो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। लेकिन यहां पे आइडल टाइम प्लान्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आइडल टाइम आएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड में हमें आइडल टाइम गिवन है, स्टैंडर्ड आइडल टाइम, हम उसको कंपेयर कर लेते हैं एक्चुअल आइडल टाइम से। तो इस वेरिएंस को एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस कहा जाता है। इसको आप आइडल टाइम वेरिएंस लिख लीजिए, एक्सेस आइडल टाइम लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज यह है कि यहां पे ये आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। इसका नाम आप इसको सिर्फ आइडल टाइम वेरिएंस कह लो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन असल पॉइंट जो यहां पे सीखने का है कि ये स्टैंडर्ड आइडल टाइम है, ये एक्चुअल आइडल टाइम है। अगर आपका एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से कम है तो इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस। अगर आपका एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो दिस इज एडवर्स वेरिएंस। अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो उसमें फिर हमें कोई क्वेश्चन, कोई इशू होगा तो मजीद उस पर बात कर लेते हैं। हमारे पास इसके ऊपर इलस्ट्रेशन जो हमने करनी है, दो इलस्ट्रेशन 10 एंड 11। लेट्स हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन 10 फर्स्ट। जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल 4 किस टॉपिक की है, ये किस पेज पे है? 507। बेटा सबर तकर आंते थे सामने। हाँ जी, ये आ गई। अब यहां पे आप कुछ बात करना चाह रहे हैं जी, यहां पे आप इसकी बात करना चाह रहे हैं, और इसमें आपको क्या एतराज है? कोई बच्चा है? किसी बच्चे ने और भी मुझसे ये सवाल पूछा था, उसको मैंने जवाब भी दिया था। कोई है यहाँ पे इस चीज़ का जवाब देने वाला बच्चा? आपके साथी का सवाल है कि यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे क्यों वैल्यू किया है? एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट में इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे क्यों वैल्यू किया? बाकी सारा डाटा तो एक्चुअल है जी। एनी वॉलंटियर? जी बेटा बोलिए। जब कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो करती है तो हम एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही पीरियड एंड। समझ आई बात? आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन जब दी गई थी, वहां पे क्या बताया गया था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे की जाती है। जो कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करती है वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी अपने पीएनएल में स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेती है। ये बात आपको यहाँ पे स्लाइड में भी लिखी हुई है, किताब में। चले मैं किताब में दिखा देता हूँ, आपने तो जहमत नहीं की होगी पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लिखी आपको नजर आएगी, जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफाइन हुई भी है पिछले चैप्टर में, जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफाइन हुई भी है।
All units of product service are recorded in the cost accounts at their standard cost and value of inventory is based on standard production cost. Standard costing का चैप्टर की चौथी पांचवी लाइन है जहां पे ये बात लिखी हुई है. इसीलिए आपको कहा जाता है बेटा किताबें बार बार पढ़ते रहोगे तो न्यूमेरिकल करने की अहलियत भी बढ़ेगी और कभी इस तरह रिव्यू करने बैठोगे वर्किंग तो समझ भी आपको उनकी अच्छे अंदाज में आ जाएगी. अच्छा जी, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर करने लगे थे 10 शायद जी. इलस्ट्रेशन 10 हम देखते हैं लेबर की विद प्लान्ड वेरिएंसेस. रिक्वायरमेंट इसकी है जी, कैलकुलेट टोटल लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस. टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं और उसके फिर 3 हिस्से करने हैं, 1, 2 और 3. ठीक है जी. तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस के 3 हिस्से. लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर जे लिमिटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 यूनिट 2 वर्किंग आवर्स. अब ये ख्याल रखने हैं जब भी आपके पास स्टैंडर्ड आइडल टाइम की कहानी आएगी तो आपको स्टैंडर्ड आइडल टाइम और वर्किंग आवर की डिटेल दी जाएगी. तो यहां पे उसने कहा जी आपका वर्किंग आवर्स आपको 2 घंटे चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए. नॉर्मल वेज रेट 57 पर आवर है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट आइडल टाइम वुड अकर एट द रेट ऑफ 5% ऑफ आवर्स पेड. आवर्स पेड का 5% आइडल होता है. और जब आपको बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में जब भी आइडल टाइम का जिक्र कर दिया जाए तो इट इज अंडरस्टूड कि ये आपका प्लान्ड है. स्टैंडर्ड कॉस्ट तो प्लान्ड कॉस्ट होती है ना, तो प्लानिंग के वक्त अगर आपको आइडल टाइम का पता है तो ये प्लान्ड आइडल टाइम है. एक्चुअल आउटपुट 1200, एक्चुअल आवर्स पेड 2600, एक्चुअल आवर वर्कड 2490 और एक्चुअल वेजेस पेड 1,43,000. ठीक है जी, यह है कहानी. अब हमें डाटा अरेंज करने हैं अपनी वैल्यूज के लिए. तो हम ऐसा करते हैं, सवाल आप किताब में अपने सामने रख लीजिए. मैं ये फार्मूला स्लाइड पे आपके सामने ले आता हूं. किताब आप खोल लीजिए. फार्मूलाज हम यहां से ही यूज कर लेते हैं, दोबारा क्या लिखने, इसी को हम यूज करते हैं जी. जी जनाब, तो हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट वेरिएंस की तरफ जाना है. इलस्ट्रेशन नंबर 10. अच्छा जी, एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट, ये तो बेटा आपका हो जाता है ना, एक्चुअल कॉस्ट हो जाती है, वो तो गिवन है मुझे. कितनी है जी? 143,000. ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है और मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए. ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है. इसको मैं स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूं या अदरवाइज कैलकुलेट करूं. मैं इसको, मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन है कितनी यहां पे, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेना चाहते हैं ना हम. एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी 1200 है, तो मैं अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को 1200 से ज़रब दे दूं तो एक ही बात है. तो मैं यहां पे एक छोटी सी वर्किंग बना लेता हूं. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा जी, स्टैंडर्ड डाटा जो मुझे गिवन है, मुझे दिया गया है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 2 वर्किंग आवर चाहिए. लेकिन 2 वर्किंग आवर लेने के लिए क्या मुझे वर्कर को हायर भी 2 घंटे के लिए करना पड़ेगा? मुझे बताया गया है कि मैं वर्कर को जितनी देर के लिए हायर करता हूं उसका सिर्फ 95% काम होता है. इसका मतलब मुझे वर्कर को 1 यूनिट बनाने के लिए यह है टाइम जो मुझे हायर करना पड़ेगा और रेट मुझे देना पड़ता है 57. तो यहां से निकल आएगी 1 यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी जी? जी बेटा 120. ये मेरी कॉस्ट पर यूनिट है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट है. यहां से अगर लेना चाहूं तो ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है. यहां पे बेटा जो ख्याल रखना है, ये मेरे नेट वर्किंग आवर, नेट आवर्स हैं. नेट आवर पे कॉस्ट मेजर नहीं की जाएगी. जैसे आपको बताया हुआ है कि जब
नॉर्मल लॉस आता है तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप रॉ मटेरियल ग्रॉस क्वांटिटी लेते हो। इसी तरह जब आपका प्लान्ड आइडल टाइम आएगा तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको ग्रॉस आवर्स लेने हैं। ये तो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स तो नेट होते हैं, तो इनको हमने ग्रॉस किया, ये मेरे ग्रॉस आवर हैं। लेबर कॉस्ट में मेरा ये आवर्स हैं जो यूज होने हैं, ये आवर पर यूनिट है जो लेबर कॉस्ट में जाने हैं। 2 वर्किंग आवर्स हैं, ये लेबर कॉस्ट में नहीं जाएगा। जिस तरह नेट क्वांटिटी और ग्रॉस क्वांटिटी का फर्क होता है, ये वही फर्क है। ये नेट आवर्स हैं, मुझे ग्रॉस आवर्स लेने हैं, ग्रॉस आवर्स इनटू रेट, ये मेरी कॉस्ट है। सो यहां पे हम कॉस्ट फीड करेंगे 120, तो ये बन जाता है जनाब 144,000 और वेरिएंस आ गया 1000 का। फेवरेबल या एडवर्स? दिस इज फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,44,000 आ रही है और मेरी एक्चुअल कॉस्ट 1,43,000, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है। दिस इज 1000 फेवरेबल वेरिएंस। ये मेरी है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टेप वाइज देखते जाओ। ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है, इनटू रेट किया, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन की, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी और ये एक्चुअल कॉस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस 1000 फेवरेबल वेरिएंस। रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट हमारा लेबर का 57 है। एक्चुअल रेट क्या है जनाब? एक्चुअल रेट हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम बड़ी आसानी से यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं वर्किंग नंबर 1 के साथ, मुझे एक्चुअल कॉस्ट गिवन है 1,43,000, मुझे एक्चुअल आवर्स पेड अवेलेबल हैं 2600, तो यहां से एक्चुअल रेट आ जाएगा 55। ये लीजिए जी, एक्चुअल रेट आ गया इनटू एक्चुअल आवर्स पेड 2600। यहां से रेट वेरिएंस आएगा कितना जी? 5200। फेवरेबल एडवर्स? दिस इज आल्सो फेवरेबल। रेट वेरिएंस है तो एक्चुअल रेट हमारा स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। अच्छा जी, इसके बाद हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस है। ये वर्क होता है जी स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। वर्किंग आवर्स के ऊपर डिफरेंस है। एक्चुअल आवर्स वर्क मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2490, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के लिए मैं वर्किंग 2 यहां पे अगर बनाऊं तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हमेशा फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिए जाते हैं 1200 यूनिट्स के लिए 2 घंटे पर यूनिट के हिसाब से स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 2400। सो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट हमारा है 57। तो क्या आया वेरिएंस? 5130। फेवरेबल एडवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स कम है, एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं, दिस इज एडवर्स। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल वर्किंग आवर्स लिए। हमने वर्किंग आवर के साथ हमने कंपैरिजन किया, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। आखिरी जी आइडल टाइम वेरिएंस है। एक्चुअल आइडल टाइम और स्टैंडर्ड आइडल टाइम का डिफरेंस। तो जनाब हम वर्किंग नंबर 3 से एक्चुअल आइडल टाइम लाते हैं। आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड 110, एक्चुअल आइडल टाइम 110। वर्किंग नंबर 4 से हम स्टैंडर्ड आइडल टाइम लाते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, हमारा आइडल टाइम पर यूनिट कितना है? देखिएगा जरा, मेरा पर यूनिट वर्किंग टाइम 2 है, ये 95 है, तो आइडल टाइम
5 है। एम आई राइट? ये मेरा आइडल टाइम पर यूनिट, दिस इज माय स्टैंडर्ड आइडल टाइम पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बना? 120.32 लीजिए जी, 126.32। स्टैंडर्ड रेट हमारा 57 है। निकालिए यहां से क्या आता है हमारा वेरिएंस? 930 कर दीजिए, चलें इसको। और ये वेरिएंस देखिए, आपका एक्चुअल आइडल टाइम कम है स्टैंडर्ड से, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। अब देख लीजिए जनाब, वेरिएंस नंबर 1, वेरिएंस नंबर 2, वेरिएंस नंबर 3, इन सबको सम कीजिए, फेवरेबल एडवर्स नेट करते जाइए। 1000 पूरा हो रहा है। ये हमारा एक चेक है कि हमने एक वेरिएंस के 3 हिस्से किए हैं, तीनों हिस्सों को सम कीजिए, 2 फेवरेबल है सम कीजिए, एक एडवर्स है माइनस कीजिए, नेट 1000 आना चाहिए। आ गया जी? तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सारी ठीक हो गई है। अब इसमें तमाम कैलकुलेशन बेटा आपके सामने प्रेजेंट हुई है, एक एक कैलकुलेशन को समझ के रिविजिट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और कोई कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। हमने प्लान्ड आइडल टाइम के साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट किए। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन भी आपके सामने परफॉर्म कर दी हमने। इसी तरह रेट वेरिएंस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। इसको आइडल टाइम कहो या एक्सेस आइडल टाइम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेटा, किसी वर्किंग पे, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। अच्छा, इलस्ट्रेशन 11 आपकी क्लास असाइनमेंट है, इसको परफॉर्म कीजिए। इलस्ट्रेशन 11 में आपको टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालना है, एक्सेस आइडल टाइम निकालना है। उसने आपको बता दिया क्वेश्चन में कि रेट वेरिएंस इज निल। रेट वेरिएंस निल का मतलब कि आपका एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट बराबर हैं। इलस्ट्रेशन 11 में आपको बताया गया है कि रेट वेरिएंस इज निल। रेट वेरिएंस निल का मतलब फिर बता रहा हूं, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट बराबर हैं। सो टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए और उसके 2 हिस्से सिर्फ करने हैं आपको, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जैसे ये आपके सामने वेरिएंसेस हल हुए, फार्मूलाज आपके साथ हैं, इनके मुताबिक हल करेंगे आप।
Labor cost variance 790 adverse. Labor efficiency variance is लेबर कॉस्ट वेरिएंस ठीक नहीं है ये 789 है जी, लें जी 789 कर लें। वैसे फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये फैक्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस 675 और ये भी एडवर्स है, एडवर्स। और आइडल टाइम वेरिएंस 115, ये भी एडवर्स है। ये ₹1 का राउंडिंग ऑफ का ही फर्क है शायद कहीं ना कहीं जो निकला है। ये 790 है और इसका ये 2 ब्रेकअप हैं, ₹1 का राउंडिंग ऑफ का फर्क है हमारा जो कहीं आउट हो गया है। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इस डिफ राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर कोई फर्क आ गया इट शुड नॉट बॉदर अस। जी एनी क्वेश्चन? हमने लेबर के वेरिएंसेस के 3 सेट ऑफ फार्मूलाज देखे। अब हमें एग्जाम में जिस भी किस्म का हमें वेरिएंस क्वेश्चन आएगा उसके मुताबिक हम अप्रोप्रिएट फार्मूला सेलेक्ट करके कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कोई सवाल जी?
बेटा हर कैलकुलेशन क्लास में जो आपको साइन की जाए, जो करवाई जाए बोर्ड पे, उसको समझ के परफॉर्म किया कीजिए, और नई कोई चीज़ समझ आए तो पूछा करें। कॉपी कर लेना नहीं है, समझना आपका मकसद है, समझिए चीज़ों को। अच्छा, ये आपकी पॉसिबल कॉजेज हैं लेबर वेरिएंसेस की, इनको भी पढ़ लीजिए। कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आता, कोई कॉज आप रिलेट नहीं कर पाते तो सवाल पूछिए। जी बेटा, फेवरेबल एडवर्स कॉजेज पढ़िए, कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए। मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि हमें सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने नहीं आते, हमें प्रैक्टिकली भी वेरिएंसेस को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना, उनकी कॉजेज को भी इन्वेस्टिगेट करना है। और इसी तरह एग्जाम में भी कभी हमें जो वेरिएंस कैलकुलेट करने को दिए जाते हैं उनकी पॉसिबल कॉजेज पूछी जाती हैं। सो यू मस्ट बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग द नोट्स अगेन एंड अगेन, ताकि ये पॉसिबल कॉजेज आपको याद रहे बाय द टाइम आप एग्जाम में पहुंचें। अच्छा जी, काउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी नहायत ही सिंपल एक एंट्री है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ एंट्री से वॉक थ्रू आपको करवा देता हूं। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है। अकॉर्डिंगली वर्क इन प्रोसेस को जो डेबिट जाएगा वो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पे होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे ये हमने कैलकुलेट की, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है, ऐसे ही है ना, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है इस अमाउंट से, और लेबर कॉस्ट क्रेडिट होती है एक्चुअल ओवरहेड से। बाकी जो वेरिएंसेस हैं 1 2 3 डेबिट वेरिएंसेस एडवर्स वेरिएंसेस डेबिट हो जाते हैं, फेवरेबल वेरिएंसेस क्रेडिट हो जाते हैं। अगर मैं इसी की एंट्री आपसे शेयर करूं यहां पे, तो मेरा वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा 144,000 से। 1 2 3 वेरिएंसेस रिकॉर्ड होने हैं, और मेरी जो कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, लेबर कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस जो कॉस्ट रिकॉर्ड होगी वो क्रेडिट होगी 143 से, ये ट्रांसफर होके आनी है। मेरे पास एक वेरिएंस एडवर्स है, वो यहां पे डेबिट आ जाएगा 5130। 2 वेरिएंसेस मेरे फेवरेबल हैं, वो यहां पे मेरे क्रेडिट आ जाएंगे, एक 5200 और एक 930। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे इनके वेरिएंसेस के नाम लिख देते हैं।
ये है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हमारा है जी रेट वेरिएंस, और ये हमारा है आइडल टाइम वेरिएंस। ये जी डेबिट और ये क्रेडिट, आपकी एंट्री कंप्लीट है। इसको आप यहाँ से सम करके देख सकते हैं, आपका मैच होना चाहिए। ठीक है जी, ये 149130 है और ये भी 149130, ये आपकी एंट्री है। तो वर्क इन प्रोसेस ने डेबिट होने हैं स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट से, और वेजेस ने क्रेडिट होने हैं एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट से। और जो वेरिएंसेस जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं, एडवर्स है तो डेबिट, फेवरेबल है तो क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाते हैं। यही चीज़ आपको इस एंट्री में बताई जा रही है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से, पेरोल या वेजेस क्रेडिट होंगी एक्चुअल लेबर कॉस्ट से, एडवर्स वेरिएंसेस डेबिट रिकॉर्ड होते हैं, फेवरेबल वेरिएंसेस क्रेडिट रिकॉर्ड होते हैं। यह आपकी एंट्री है और इसकी रिवीजन में एक बेसिक लेबर वेरिएंसेस की इलस्ट्रेशन गिवन है। यह आपकी होम असाइनमेंट है। एनी क्वेश्चन? लेबर के वेरिएंसेस पे, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, कोई सवाल? सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हमने डिस्कस कर लिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस हमने डिस्कस कर लिए। अगली बारी है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की, और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस बिल्कुल बेसिक वेरिएंसेस जैसे मटेरियल के तरह वैसे ही हैं। टोटल कॉस्ट वेरिएंस और उसकी बाइफिकेशन इनटू एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस वैसा ही है जैसे मटेरियल में प्राइस वेरिएंस था या लेबर का रेट वेरिएंस था, और एफिशिएंसी वेरिएंस वैसा ही है जैसे मटेरियल का यूजेज वेरिएंस था या लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस था। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस, ये स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स, क्योंकि एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई होने हैं तो ख्याल रखना ये रेट पर आवर है। ये आपका स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है, ये एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर है। मल्टीप्लाई किया डिफरेंस को तो ये हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है। इसको हम रेट वेरिएंस भी कह सकते हैं, इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कह सकते हैं, वट एवर नेम यू कैन यूज टू कॉल इट। इसको एक्सपेंडिचर, रेट या स्पेंडिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस बिल्कुल लेबर एफिशिएंसी की तरह स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग या रेट, एंड एफिशिएंसी, दो हिस्से किए जाते हैं। हमारे पास दो इलस्ट्रेशन है जनाब वेरिएबल ओवरहेड की रिव्यू के लिए, हम इनको देखते हैं। ये बेटा अभी हम इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, आगे जाएंगे इंशाअल्लाह जब सारे वेरिएंसेस कवर कर लेंगे ना, फिर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पे आएंगे। ये सारे वेरिएंसेस उसमें दोबारा आने हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड भी हमने पढ़ने हैं, सेल्स के वेरिएंसेस, क्योंकि क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंसेस इकट्ठे होकर आते हैं। इसलिए अभी हम सिर्फ बेसिक फार्मूलाज को इलस्ट्रेशन से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, याद रखेंगे इनको, फिर जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो फिर हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में दोबारा ये फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी हमारा वेरिएबल ओवरहेड के लिए? पहली इलस्ट्रेशन 13। लीजिए जी, हमारे पास इलस्ट्रेशन 13 आ गई। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड सब एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। Product Z456 has standard variable production overhead cost per unit of 1.5 labor hour, 20 per labor hour, 30। So ये आपका स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट है और ये स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर है। ये आपका वेरिएबल रेट पर आवर है, मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई वेरिएबल ओवरहेड की 30। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, these took 2780 hours to make and variable production cost was 63,940। तो हमें वेरिएंसेस जो कैलकुलेट करने को कहा गया है, मैं यहां पे चलें बोर्ड पे कर लेता हूं। पहले मुझे टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लेना है। क्या होता है जी कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और इसका डिफरेंस लिया जाता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के साथ। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 63,940।
और स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 2000। सो स्टैंडर्ड इट इज 60,000। सो वेरिएंस आया आपका 3940 एंड दिस इज एडवर्स। एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। बेटा ये स्टेटमेंट हमने रटे नहीं लगा लेने फार्मूलाज के, मैं आपके सामने जैसे जुमला बोल रहा हूं फार्मूला भी हमारे सामने लिखा हुआ था, लेकिन मैं बार बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट याद होगी तो क्वेश्चन जैसे मर्जी एग्जामिनर घुमा दे, आपको स्टेटमेंट की मदद से रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनर वेरिएंसेस के क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेट में रख के आपके सामने नहीं रखता, थोड़ा सा वो घुमाता है, और वो घूमे हुए सवाल को समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। रट्टे लगाए हुए फार्मूलाज के साथ अगर गए तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपसे हैंडल नहीं होने। समझ के सवालों को करने की आदत डालिए। ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, कैसे कैलकुलेट होनी है, ये भी अहम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी इसकी पता होनी चाहिए। इसके बाद बाइफिकेशन में जाते हैं तो हमारे पास लेबर का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। एक्सपेंडिचर क्या लीजिए, स्पेंडिंग क्या लीजिए, रेट भी कहीं पे ये लिखा नजर आएगा आपको, ये किसी भी नाम से इसको बुला लीजिए। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, एक्चुअल वेरिएबल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, अब रेट हमने यहां पे पर आवर लेना है, क्योंकि आवर से मल्टीप्लाई करना है तो रेट पर आवर चाहिए 20। एक्चुअल वेरिएबल रेट मैं यहां पे अगर प्रेजेंट कर दूं, एक्चुअल वेरिएबल रेट, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है 63940, इसको एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दो 2780, तो एक्चुअल रेट आ गया पर आवर 23। ये है जी मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल रेट 23 और एक्चुअल आवर्स अगेन 2780। सो वेरिएंस कितना आया 8340 एंड दिस फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स। एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ये एडवर्स वेरिएंस है। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आता है। इसका फार्मूला है एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। एक्चुअल आवर्स रेडीली अवेलेबल 270, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट आवरली रेट, चूंकि आवर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आवरली रेट चाहिए 20, रेडीली अवेलेबल, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिए जाते हैं। हमारे यहां स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 1.5 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 3000 लीजिए जनाब, यहां पे 3000 फीट कीजिए, वेरिएंस कितना आया 4400 एंड इज दिस फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल। एक्चुअल आवर्स कम है, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। ले लीजिए जी, ये वेरिएंस हमारी कंप्लीट है, फेवरेबल, बिल्कुल जी फेवरेबल वेरिएंस। तो इन दोनों को सम कीजिए, टोटल आपका इससे मैच होगा। एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस, तो टोटल हमारा मैच होगा जी। एनी क्वेश्चन? हमने वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने सीखे। लेबर वेरिएबल ओवरहेड के कॉस्ट वेरिएंस क्या है और इसकी बाइफिकेशन एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस में कैसे की जाती है। इलस्ट्रेशन 15 आपकी क्लास असाइनमेंट है। इसमें दो डिपार्टमेंट हैं, कटिंग और असेंबली का। इन दोनों के लिए आपको वेरिएबल ओवरहेड टोटल, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है।
दो डिपार्टमेंट मैं अगर यहां पे आपके सामने प्रेजेंट कर दूं तो कटिंग डिपार्टमेंट, ये टेबल है जो आपने पॉपुलेट करना है। एक कटिंग डिपार्टमेंट है, एक असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। इनके लिए आपने टोटल एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस ये कैलकुलेट करना है। तो आपने टोटल 6 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है जी। डाटा पढ़िए और काम शुरू कीजिए इस पे। बेसिकली यही एक्टिविटी आपको 2 दफा रिपीट करनी है। एक डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। क्लास एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए वेरिएंसेस। और कोई बात बेटा समझ नहीं आ रही, जो कैलकुलेशन अभी हमने क्लास में की है या जो करने को दी गई है, पूछिए। इलस्ट्रेशन 15, फार्मूलाज आपके सामने किताब में रहेंगे। जब जब सवाल कीजिए बार बार फार्मूलाज को अपने सामने रखिए, फार्मूलाज को लिख लिख के सवाल कीजिए ताकि आपको फार्मूलाज याद होना शुरू हो जाएं। एग्जाम में शायद आपको फार्मूलाज लिखने की जरूरत ना हो, लेकिन याद तो होने चाहिए ना एग्जाम तक जाते जाते फार्मूलाज। तो इसलिए क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, जितनी एक्टिविटी करें, फार्मूलाज को लिख लिख के सवाल कीजिए हल। एग्जाम में फार्मूला लिखे बगैर भी सवाल करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए कमांड होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फार्मूला लिखे बगैर सवाल करोगे गलती के चांस हो जाते हैं अगर नॉलेज थोड़ा सा कमजोर है, प्रैक्टिस में थोड़ी कमी है। सेफ तो यही है कि एग्जाम में भी अगर थोड़ी सी कमजोरी है नॉलेज में, तो फार्मूला पहले लिख लो, फार्मूला समझ के फिर उसमें वैल्यूज फीड करके सॉल्व कीजिए। ये टेबल में जो 6 वैल्यूज आनी है मुझे वो आपने बतानी है, लेकिन ये 6 वैल्यूज आपके पास आएंगी। ये एक्टिविटी जो मैंने बोर्ड पे की इलस्ट्रेशन 13 में, इस एक्टिविटी को 2 दफा रिपीट करेंगे आप तो 6 वैल्यूज आपके पास आएंगी।
जी बेटा, ये वेरिएंसेस के फैक्टर आपके सामने मैंने लिखे हैं, क्या आ रहे हैं इनसे आंसर जनाब? रेट वेरिएंस कटिंग का 47, फेवरेबल एडवर्स। जी, असेंबली का रेट वेरिएंस 1550, फेवरेबल एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस कटिंग का फेवरेबल एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस असेंबली का 1000, एंड दिस इज एडवर्स। लीजिए जी, वेरिएंसेस के आंसर आपके सामने 6 वैल्यूज जो रिक्वायर्ड थी कैलकुलेटेड आपके सामने हैं। किसी वैल्यू पे कोई एतराज़ है, कोई समझ नहीं आई तो पूछिए। मैंने फैक्टर्स भी तकरीबन सबके आपके सामने सॉल्व करके लिख दिए हैं। कोई बात अगर समझ नहीं आई तो पूछिए। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस और उसकी बाइफिकेशन इनटू रेट एंड एफिशिएंसी बेसिक फार्मूलाज हैं जो मटेरियल के, जो लेबर के, उसी लॉजिक पे वेरिएबल ओवरहेड के फार्मूलाज भी बने हुए हैं। जिन बच्चों की ये कैलकुलेशंस ओके है वो पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस रीड कर लें। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए दे कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन कम टू योर सीट एंड गाइड यू। बेटा पूछ लीजिएगा। जिन्होंने कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है वो पॉसिबल कॉजेज, फेवरेबल एडवर्स वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड की, उनकी पॉसिबल कॉजेज पे ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। जी बेटा, रेट वेरिएंस क्या आ रहा है आपका? कहाँ पे गलती है? ये आपके सामने कैलकुलेट हुए में है। कौन सी वैल्यू में आपको दिक्कत है? एक स्टैंडर्ड रेट है कटिंग का गलत आ रहा है, असेंबली का गलत आ रहा है? बेटा उसके लिए पहले आपको फार्मूला अपने सामने रखना पड़ेगा। रेट वेरिएंस का फार्मूला किधर है? खोलिएगा ज़रा। बेटा उसका हुआ नहीं हुआ, तेरा होना जरूरी है। उससे ना पूछ, अपना फॉलो करने की कोशिश कर। फार्मूला किधर है जिस वेरिएंस को कैलकुलेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये जरा साथी से पूछ फार्मूला कितने गया, 10 कितने का फार्मूला? हाँ जी, ये फार्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है। तो फार्मूला माशाल्लाह आपको पता नहीं, आप मुझसे कह रहे कि सवाल नहीं हो रहा मुझसे, यार समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करना है। तो बेटा अगर इतनी सी बात आपने अभी नहीं सीखी कि पहले फार्मूला आता है उसके बाद चीज़ें फीड की जाती हैं, तो क्या सीखना है आपने अगले महीने डेढ़ में मुझसे आपने? अच्छा जी, इसकी भी रिकॉर्डिंग नहायत सिंपल है। आपको पता है वर्क इन प्रोसेस में डेबिट जाना है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ने, और वेरिएबल ओवरहेड ने क्रेडिट होना है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड से। जो एडवर्स वेरिएंस है वो डेबिट होंगे, जो फेवरेबल वेरिएंस है वो क्रेडिट होंगे। सो एंट्री इसकी भी नहायत सिंपल है। मटेरियल में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे मैं अगर कटिंग डिपार्टमेंट की एंट्री आपके साथ रिकॉर्ड करूं, तो कटिंग डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस कटिंग डिपार्टमेंट का डेबिट होगा किस अमाउंट से भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट से 72,000 से, और वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट होंगे एक्चुअल ओवरहेड से जो कि है 76,480। कटिंग का एक वेरिएंस रेट वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस एडवर्स है, डेबिट आएगा 4780, और कटिंग का दूसरा वेरिएंस 300 फेवरेबल है, क्रेडिट होगा। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 300, ये क्रेडिट होगा। लीजिए यहां से एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी 76,780। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट होगी।
कैसे वेरिएंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है वेरिएबल ओवरहेड के। इसकी एग्जाम्पल 7, ये भी आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। बेसिक लेवल एग्जाम्पल है, एंट्री कैसे पोस्ट होनी है वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दी, उधर एक एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल से शो भी कर दी। ये आपकी रिवीजन के लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे, तो कल हम फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस पे बात करेंगे और डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।